एवरीवन। तो जो लोग आज पहली दफ़ा क्लास में आए हैं उनको हम बताते चलें कि हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के पास पेपर्स हमने किए थे। आज हम उसका पी वन हमने एक दो ही क्वेश्चन किया था, पी टू हमने फिर भी 10-12 क्वेश्चन किए थे। तो मैं चाह तो रहा था कि मैं ऑर्गेनिक शुरू कर दूं अपने स्कूल वाले बच्चों के साथ। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको एक नई क्लास में शुरू कर लेंगे। आज थोड़े से पास्ट पेपर्स करते हैं इसके। तो एक सिंपल नोट ऑफ एडवाइस वो ये है कि आप अपने साथ जर्नल या कोई पेंसिल और नोटबुक लेके प्लीज बैठें। और हम जितने भी क्वेश्चंस करें, 4 करें, 5 करें, 10 करें, 100 करें, 50 करें, आप पहले उसका आंसर खुद निकालें। तो उसके बाद फिर हम चेक करें कि हमने क्या आंसर निकाला है और सर्च ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है किसी भी आंसर की। ठीक है, तो फिर हमें उससे काफी फायदा होगा। इस आर दीज इंस्ट्रक्शंस क्लियर टू एवरीवन? नोट। सो क्वेश्चन टू तक हमने कर लिया था डिस्कस। क्वेश्चन थ्री देखते हैं। तो पहले आप इसका अंदाजा लगा लें कि क्या होना चाहिए, देन आई गेट टू इट। सो बेसिकली क्वेश्चन थ्री talks about in a neutralization reaction which change in particle occurs. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हमें पता है कि देयर हैज टू बी एन एसिड एंड अ बेस, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या होगा? तो एटम्स तो नहीं होते एसिड के पास भी और बेस के पास भी। तो ऑप्शन ए और सी तो नहीं होने चाहिए, राइट? क्योंकि एसिड के पास भी एसिड होगा तो एक कंपाउंड होगा, कंपाउंड के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई एल्कली उठाते हैं आप तो उसके पास भी एटम्स नहीं होते, मॉलिक्यूल होता है उसका भी। तो मॉलिक्यूल्स होंगे तो कम से कम एटम को तो चेंज नहीं करेंगे हम। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम एटम को चेंज नहीं करेंगे तो एटम बनेगा भी नहीं। तो डी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा सॉल्ट दुनिया में नहीं है जो एटॉमिक सॉल्ट हो। सोडियम सिर्फ अकेला हो या क्लोरीन सिर्फ अकेला हो, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी सही होना चाहिए, विच कंफर्म्स कि आयन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बिकॉज एच पॉजिटिव या फॉर एग्जाम्पल ओ एच नेगेटिव या एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, दीज वर आयन। तो जब हम इनका रिएक्शन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो सॉल्ट बना होगा या वाटर बना होगा, ये होंगे क्या? मॉलिक्यूल्स होंगे और ये इनिशिएट हुए होंगे आयन से। तो आयंस टू मॉलिक्यूल्स, थ्री का बी होना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर में वो ये कहता है, ये भी नए ट्रेंड के क्वेश्चन है, अब आना शुरू हुए। यूजुअली पीएच के ऊपर इतने खतरनाक क्वेश्चन पहले नहीं आते थे। कि वो आपसे जज करने के लिए कहता है कि आप जरा पता करके बताओ कि यार क्या सिनेरियो बनता है क्या नहीं बनता। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या है? सबसे ज्यादा सिंपल और आसान तरीका इसको टैकल करने का सिर्फ ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि वो क्या कह रहे हैं, विच रो शोज दी पीएच वैल्यूज फॉर 0.1 मोल पर लीटर ऑफ अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो इसकी बातें कर रहा है। तो विच रो शोज द पीएच वैल्यूज ऑफ दीज। ठीक है, ओके, पीएच वैल्यू की बात कर रहे हैं तो पीएच वैल्यूज के अंदर क्या क्या है? अब हम परेशान नहीं होंगे, हमें पहले याद करना है कि यार पीएच स्केल हमने पढ़ा था। पीएच स्केल था 0 to 7 एंड 7 to 14। 7 था न्यूट्रल वाटर के लिए, 14 था बेस के लिए और 0 था एसिड के लिए। अब जितना आप 0 के आसपास हैं आपका उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना 14 के आसपास है उतना स्ट्रॉन्ग बेस है, जितना 7 के आसपास है उतना वीक एसिड या वीक बेस। तो सबसे पहली चीज जो सॉल्ट होगा, NaCl जैसे है आपके पास, उसको तो न्यूट्रल होना चाहिए। तो इससे क्लैरिटी हो गई कि आगे कुछ है या नहीं है। ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते क्योंकि सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है। सी और डी में से कोई आंसर होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ इतनी सी कहानी रह गई कि अब हमें ये जज करना है कि हमारे पास जो स्पीशी गिवन है वो क्या है। तो स्पीशी एसिड है HCl। ठीक है, जिसका pH 11 तो नहीं हो सकता, 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए? क्योंकि एसिड्स का pH होता है 0 to 7 के बीच में, 7 to 14 के बीच में एसिड नहीं होता, 7 to 14 के बीच में बेसिस होता है। तो उसको 1 होना चाहिए। फिर आ जाते हैं, क्रॉस चेक कर लें NaOH, तो उसको 13 होना चाहिए क्योंकि वो 0 to 7 के बीच में नहीं हो सकता, वो 7 to 14 के बीच में हो सकता है। और अमोनिया गैस, दैट इज अगेन बेसिक, तो उसको होना चाहिए 3। देन आते हैं क्वेश्चन 5 पे, विच सेज aqueous ammonia reacts with a compound to form a salt, अमोनियम फॉस्फेट। ये सॉल्ट बनाया उसने, अमोनियम फॉस्फेट। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, FYI करके लिख लेते हैं। अमोनियम फॉस्फेट आज ही हमने क्लास में पढ़ा था, फर्टिलाइजर्स। अमोनियम फॉस्फेट, PO4। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल अमोनिया अंडरगो टू फॉर्म अमोनियम फॉस्फेट?
तो अमोनिया किसी एक कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, एक्वस अमोनिया किसी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है। ठीक है। अब सवाल ये है कि वो ऐसा क्या करेगा कि हमें सॉल्ट मिल रहा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्वस अमोनिया या अमोनिया, आपने हमेशा याद रखना है NH3, ये एल्कलाइन होती है, ये बेसिक होती है। ये आप ये नहीं याद करना है कि ये बेसिक है एल्कलाइन है, ठीक है, ये याद करना है अपना मतलब। इसको आपने ये नहीं कहना कि ये मतलब नहीं है या कुछ नहीं, एल्कलाइन होती है। अब ये याद कर लें आप, एल्कलाइन है और ये किसी कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या कर रहा है, दुनिया का कोई कंपाउंड उठा ले एक्स, उससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। तो अंडरस्टूड है कि अगर ये खुद एल्कलाइन है तो ये जिस भी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और आंसर में सॉल्ट दे रहा है, तो ये कंपाउंड होना चाहिए एसिड, क्योंकि एसिड और एल्कलाइन रिएक्ट करके सॉल्ट ही बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। साथ में वाटर की भी वो बात कर रहा होता तो वाटर साइड प्रोडक्ट बनता रहे, बन जाए, हमें कोई मसला नहीं है। तो सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन में ही हो सकता है। दूसरी चीज ये कि आपने पूरे सिलेबस में बेसिस के सिर्फ दो ही रिएक्शन पढ़े, यहाँ से भी इसको लिंक कर लें। वो क्या था, रिएक्शन वन था न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पे हमने ये बात कही थी कि कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस से, या बेस रिएक्ट करेगा एसिड से और क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। दूसरा कौन सा था, किसी को याद? सेकेंड रिएक्शन था कि जब भी कोई बेस होगा और वो कोई सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, और वो अमोनियम सॉल्ट हो सकता है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, या अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है, या अमोनियम यूरिया हो सकता है, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। तो उस सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, अमोनिया गैस रिलीज करेगा, जिसकी इंतहाई पंजेंट स्मेल होती है, इंतहाई पंजेंट स्मेल, खतरनाक स्मेल। तो दो रिएक्शन आपने पढ़े हैं, उसमें से आपने देख लिया कि भाई अमोनिया गैस की फॉर्मेशन तो हो नहीं रही, तो न्यूट्रलाइजेशन इज दी ओनली ऑप्शन। ये बताएं, ये तीनों समझ में आते हैं? हम्म, तो सेव कर लेते हैं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है कि वाटर इन अ लेक इज एसिडिक एंड द फिश आर डाइंग। ठीक है, दो बातें की है उसने। लेक का पानी एसिडिक हो चुका है, क्यों हो चुका है एसिडिक, इसको कहते हैं हम लीचिंग की वजह से। ये हमने अभी पढ़ना है प्रोसेस, तो अब हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में होता है ये कि जब फर्टिलाइजर्स जो कि ऐड कर रहे होते हैं फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स अपनी जमीन में फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे होते हैं, तो जाहिर है फार्मर्स फर्टिलाइजर तो ऐड नहीं करते, सिर्फ वो उनको पानी भी देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो पानी फर्टिलाइजर्स के साथ मिलकर जब रिलीज किया जाता है अपस्ट्रीम लेक्स में और सीज में, तो लेक के अंदर वो एसिडिक कंपाउंड जनरेट करता है। सवाल ये कि सर सिंपल पानी क्यों नहीं करता, तो सिंपल पानी इसलिए नहीं करता क्योंकि सिंपल पानी की सॉल्युबिलिटी कम होती है। जब वो फर्टिलाइजर्स के साथ मिल जाता है जो किसी किसान ने अपने फसल को अच्छा करने के लिए डाली है, तो वो पानी इतना खतरनाक सॉल्युबल हो जाता है और वो सारी चीजों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो अब वो जब रास्ते में जाता है एक मतलब एग्रीकल्चरल लैंड से दूसरे एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरे से तीसरे, और घूमते घूमते हुए वो जमीन में पानी में चला जाता है, किसी लेक में गिर जाता है, किसी नहर में गिर जाता है, किसी स्ट्रीम में गिर जाता है, तो उसके साथ वो सारी इंप्योरिटीज ले जाता है। इसको समझने में बड़ा आसान सा प्रोसेस आप यूज करें। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप सोचें आपके हाथ पे कुछ गंदगी लगी है, फॉर एग्जाम्पल इंक लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है, ऑयल लगा हुआ है। अब आप अपने हाथ को सिर्फ सिंपल पानी से धोएं, तो ऑब्वियस सी बात है, ना वो इंक हटेगी, ना वो ग्रीस हटेगी, ना वो ऑयल हटेगा। कुछ चीजें होंगी जो हट जाएंगी, या ये कह सकते हैं कि जो इंक का स्टेन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ को सोप वाले वाटर से धोएं, या डिटर्जेंट वाले वाटर से धोएं, या लिक्विड सोप से धोएं, या आप अपने मतलब कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के जो मतलब शैम्पू टाइप की चीज है उससे धोएं, तो ऑब्वियस है अब आपका हाथ ज्यादा क्लीन होगा। तो सवाल ये है कि भाई उस सोप ने या उस डिटर्जेंट ने या उस मॉइस्चराइजिंग क्रीम ने या शैम्पू ने या किसी भी चीज ने ऐसा क्या किया है, पानी के साथ क्या मैजिक किया है, तो पानी की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की है उसने। तो अब वो स्टेन जो पानी नेचुरली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, जिसमें ऑयल है, ग्रीस है, इंक है, अब वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वाटर की सॉल्युबिलिटी हम चेंज कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर्स के ऐड करने से जहाँ किसानों को ये फायदा होता है कि अच्छे जो है वो फ्रूट्स बनते हैं, अच्छे वेजिटेबल्स बनता है, अच्छा फूड बनता है, वहां पे सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी को या मुल्क को ये होता है कि जो पानी होता है
वो इंतहाई पॉइजनस हो जाता है। तो जब वो किसी लेक में जाता है, लीचिंग होती है। और आप सब ने ग्रेड 10 में पढ़ा होगा कि इससे फिर यूट्रोफिकेशन होती है। अब आपको याद आती है टर्म, आपने पढ़ी होगी यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब है, या यूट्रोफिकेशन क्यों होती है, या यूट्रोफिकेशन क्या होती है? तो हम कहते हैं कि यूट्रोफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर में एल्गी फॉर्म होती है लेयर पर, टॉप लेयर। तो जो एल्गी होते हैं वो प्लांट होता है। उस प्लांट को अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। और वो जब डिके होता है, डिकम्पोज होता है, तो फिर ऑक्सीजन उसमें बैक्टीरिया भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और अपर एटमॉस्फेयर का लोअर एटमॉस्फेयर से, यानी कि पानी की सतह के नीचे जो मछली है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो होता बेसिकली ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये अपस्ट्रीम है, यहाँ पे पानी है, सवाल तो बिल्कुल अलग ही चला गया, दो प्रोसेस अच्छे साथ साथ कर रहे। तो अब यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब है, हमने कहा यहाँ पे सरफेस पे एल्गी ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है, ये ग्रो कर जाएगा। तो अब ये एक प्लांट है। ठीक है, इसको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तो अब ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है वो तो ये अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये नीचे नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे अगर कोई मछली है, अब मैं मछली बना रहा हूँ, और अगर आप में से कोई हंसा है ना, मार पड़ेगी। ये मछली है। अब अगर ये मछली जो है वो जिंदा रहना चाहती है बेचारी को, इसको ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, क्योंकि रास्ते में एक बैरियर है एल्गी का। अब जब ये बैरियर आ जाता है, एल्गी आ जाती है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ भी होती है। तो वो जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया जो ग्रोथ होती है वहां पे, तो बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ऑक्सीजन जो है वो, अब उसको कहीं से नहीं मिल रहा, तो वो पानी में से एब्जॉर्ब करेगा। तो दो मसले हो रहे हैं, एक तो ये कि पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बैक्टीरिया ले रहा है, प्लांट भी ले रहा है। दूसरा ये कि जो प्लांट है वो समंदर के अंदर भी पानी ऑक्सीजन नहीं जाने दे रहा, तो उससे मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। तो लीचिंग का जो सबसे बड़ा मतलब समझ लें आफ्टर इफेक्ट है, वो यूट्रोफिकेशन। ये बताइए, बात समझ में आती है? गुड, नाइस। तो दूसरी बात फिर क्या हो गई, दूसरी बात फिर ये हो गई कि अब हमने कहा कि भाई अब सवाल पे वापस आते हैं। सवाल तो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। सवाल पे वापस आते हैं। सवाल में क्या था, सवाल में ये था कि भाई वाटर इन द लेक इज एसिडिक एंड द फिश आर डाइंग। तो ये नहीं चाहते हम कि ये हो। ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। वाटर इन द लेक नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, विच कंपाउंड कैन बी एडेड इन एक्सेस टू न्यूट्रलाइज वाटर इन द लेक? तो कैल्शियम कार्बोनेट हर मसले का हल जैसे जमात इस्लाम, बिल्कुल वैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तीन चीजें। उसका रीजन ये कि कैल्शियम बेटा माइल्डली रिएक्टिव होता है, और ये कैल्शियम वाटर में रिएक्शन करके कोई एक्सप्लोसिव नेचर का रिएक्शन नहीं करता। वाटर के साथ या हाइड्रोजन के साथ इसका, या हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कोई ऐसा फायरी नहीं होता, ऐसा पॉइजनस नहीं होता कि मतलब तबाही हो जाए, जैसे सोडियम या पोटेशियम करेगा। तो सवाल ये है कि ऑप्शन में वो हमेशा आपको इसके साथ सोडियम और पोटेशियम देगा, इसके साथ कभी मैग्नीशियम नहीं देगा। तो आपको ये जहन में रखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी बच्चे 95% ये सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नजर आता है इसमें OH है और एसिड को काउंटर कर रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि वो किसके साथ है, वो पोटेशियम हाइड्रो। तो ये रिएक्शन ही इतना एक्सप्लोसिव होगा कि वो पानी एसिडिक होके मछलियां मरे या ना मरे, इसकी प्रेजेंस से मछलियां जरूर मर जाएंगी। तो हम सी ऐड नहीं कर सकते। डी इसलिए ऐड नहीं कर सकते कि ऑलरेडी एसिडिक है, और मजीद एसिडिक क्यों करेंगे? इसी तरह से सोडियम नाइट्रेट अगर हम ऐड करते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है। वो तो एसिड या बेस किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, और नाइट्रेट को डिस्प्लेस करना तो किसी की बस की बात वैसे ही नहीं है। तो इसलिए हम डी और सी सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये ओनली पॉसिबल आंसर है ए। आप इसको सिंपली याद भी कर सकते हो। जब भी कोई भी सब्सटेंस, जब भी कोई भी सब्सटेंस, आप ये समझ लो, कमर्शियली पूछेगा, इंडस्ट्रियली पूछेगा कि हमें एक ऐसी चीज बता दो कि इंडस्ट्रियल, जैसे फ्लू गैसेज आपने पढ़ी थी अभी पावर प्लांट, आपने कहा था कि वहां पे हम चाहते हैं SO2 एनवायरनमेंट बना जाए। ठीक है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि एक फार्मर है, उसने अब फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर करके अपनी जमीन को ज्यादा से ज्यादा एसिडिक कर दिया। पानी की बात नहीं कर रहा, जमीन की बात कर रहा हूँ। तो दुनिया में कोई भी काम हो रहा है, अगर उसको काउंटर करना है कमर्शियली, तो सबसे अच्छा इलाज क्या है, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट फेंक दो, या कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, या कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट डाल दो, उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये आपने याद रखना है।
क्योंकि मुझे पोटेशियम सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, रिएक्टिविटी लिस्ट में टॉप पे है। जी मुसब, जिसके साथ भी वो बॉन्डेड हो वो तब भी रिएक्टिविटी लिस्ट में ज्यादा ही होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो इतने खतरनाक एल्कलीज हैं कि अगर वो आपके हाथ से भी गिर जाए ना तो आपका हाथ भी बिल्कुल इनसाइड आउट होल नजर आएगा, इतने ज्यादा रिएक्टिव। डन। अच्छा तो 6 का हो गया ए, इसको भी सेव कर लेते हैं हम। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, 7 पे आता है। 7 में वो कहता है विच रो करेक्टली शोज वेदर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड द पीएच ऑफ इथेनॉइक एसिड आर हायर और लोअर देन दोज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो बेसिकली उन्होंने आपसे सवाल पूछा है दो एसिड्स का। तो एक एसिड वो है जो कि इनऑर्गेनिक है, जो कि खतरनाक होता है, यानी कि क्या कहना चाहिए, जो कि स्ट्रांग होता है, जिसे आप मिनरल एसिड भी कहते हैं। इसकी फैमिली में कौन कौन आता है, HCl आता है, H2SO4 आता है और HNO3 आता है। ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं माइल्ड एसिड्स, वीक एसिड्स, ह्यूमन फ्रेंडली एसिड्स, जो इंसान को भी कुछ नहीं कहते, जिसमें सबसे अच्छी एग्जांपल है विनेगर। ठीक है, जिसकी वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, इथेनॉइक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड भी कहते हैं सर, सिरका जिसे आप हम में कहते हैं। ठीक है, अब वो आपसे क्या कहता है, आप ये बता दो कि भाई पीएच दोनों की और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों की क्या कहते हैं, इथेनॉइक एसिड की और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या है। तो सवाल में लिखा हुआ है विच रो करेक्टली शोज वेदर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड द पीएच ऑफ इथेनॉइक एसिड आर हायर और लोअर देन दो। तो आपको कमेंट करना है इथेनॉइक एसिड के ऊपर। तो इथेनॉइक एसिड के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो इथेनॉइक एसिड क्योंकि वीक एसिड वाली फैमिली में होगा, तो जाहिर है इसकी डिसोसिएशन कम होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल HCl जो है वो ज्यादा डिसोसिएट करता है, ज्यादा H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बनाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड को वीक होना चाहिए, तो डिसोसिएशन कम होना चाहिए। तो सी और डी में से हम ऑप्शन अब सेलेक्ट करेंगे, ए और बी में से कुछ भी सिलेक्शन हो। देन आ जाते हैं हम कि इसकी पीएच ज्यादा होगी या कम होगी। तो पीएच में थोड़ा सा सिनेरियो उल्टा है, पीएच अगर 0 होगी तो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इथेनॉइक एसिड की बात करें और HCl की बात करें, तो HCl की पीएच को कम होना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होगा, और इथेनॉइक एसिड की पीएच को ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो वीक होगा। तो इसमें से फिर लोअर वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा सी। खबर खबर नंबर, क्या कहते हैं नंबर 8 के बारे में। सो नंबर 8 के बारे में कहते हैं सोल्यूशन टी हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके। तो क्या क्या है, इट रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम फॉर्मिंग अ गैस, इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मिंग अ गैस। विच स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन टी इज करेक्ट। मैग्नीशियम से भी रिएक्ट कर रहा है, गैस बना रहा है, और कार्बोनेट से भी रिएक्ट कर रहा है, गैस बना रहा है। ठीक है, इट कंटेन्स मोर हाइड्रोक्साइड देन H पॉजिटिव आयन, इट हैज pH 9, it reacts with calcium carbonate, produces hydrogen, it reacts with aqueous ammonia। तो क्या कहते हैं इस सिलसिले में, क्या सेलेक्ट करें हम, ABCD। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर वो मैग्नीशियम यानी कि मेटल से रिएक्ट कर रहा है, गैस बना रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज होती है जो हमने पढ़ी है। तो हमने पढ़ा था एसिड जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो काइंड ऑफ मुझे ये फील हो रहा है कि टी जो है वो एसिड होना चाहिए। अभी तक मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, क्योंकि उसको जब भी मेटल से रिएक्ट करना है, यानी कि मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, तो वो जो गैस बनाएगा वो हाइड्रोजन होगी और उसका क्लू मिल रहा है। फिर वो कहता है रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, तब भी वो गैस बनाएगा, तो ठीक है, फिर तो और भी रिकन्फर्म हो रहा है कि भाई एसिड होना चाहिए, ताकि जब वो कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा विच इज ऑल्सो गैस। ठीक है, तो अब क्या, अगर मैं, मेरी अजम्पशन ये है कि वो एसिड है,
तो इट कंटेन्स मोर OH, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ये अनपॉसिबल वाली बात हो गई। इट हैज pH 9, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों अल्कलीज होंगे। इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन। अगर टी एसिड है तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन नहीं बना सकता, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, तो सी भी नहीं हो सकता। तो क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो इट रिएक्ट्स विद एक्वस अमोनिया, यस इट रिएक्ट्स विद एक्वस अमोनिया, एंड इट हैज टू देन फॉर्म व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर, राइट? इज दिस अंडरस्टूड? Good. Nice. Salt or water. Aqueous ammonia is basically NH4OH. तो एसिड है तो क्या बनाएगा, NH4Cl, और साथ में बनाएगा पानी। ठीक है भाई। अच्छा, नंबर 9 पे आ जाता है। तो नंबर 9 पे वो कहते हैं, ओके नाइस गुड। अच्छा, नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 वाला क्या कहता है भाई, नंबर 9 में वो कहता है सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन पानी, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, व्हाट इज द कलर ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर? क्या कहते हैं? ये तो आप सब बता सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला तो सोडियम क्लोराइड की ओरिजिनल pH 7 होनी चाहिए। पानी में डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जाहिर है एसिड तो नहीं है। और उसके बाद वो कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी डाल दिया, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को डाल दें तो क्या होगा? तो भाई ब्लू होगा, वीक एल्कली होगा, नहीं हो सकता ब्लू। पर्पल होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली होगा, जी नहीं हो सकता। रेड भी नहीं हो सकता, ग्रीन हो सकता, नहीं हो सकता। सिंपल आता है। अब ये बताओ, अभी हमने 5 6 सवाल किए, तो ये सबका स्कोर क्या है? मतलब क्वेश्चन 3 से 9 तक है ना, 3 से 9 तक हमने 6 सवाल हमने किए, तो सबके 6 आउट ऑफ 6 हैं। जो क्लास में बच्चे हैं मेरे पास, मुस्तफ़ा है मेरे पास, और मुफद्दल। हम्म, मेरे पास। अब बायो में से कोई बच्चा है आप में से? मुझे तो ये भी याद नहीं। मुझे तो आप लोगों के नाम भी नहीं याद। मुसब याद है मुझे, महक याद है, यर्मिया भी याद है, मुस्तफ़ा सादिक इज विद अस। बायो वाले बच्चे हैं क्लास में? मैंने उनकी क्लास में लिंक्स भेजा था ग्रुप में। बेटा उसका इमेज ले लेना और फिर वो मुझसे दोबारा से पूछ लेना, ठीक है? मैं फिर अभी आगे जाता हूँ क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है, तो वो देख लेना। बेटा मैसेज कर दो बायो वाले बच्चों को ताकि वो आना चाहें तो आ जाएं, ताकि उनके पास ये एक्सक्यूज ना हो कि वैसे वो आना आना भी नहीं चाहेंगे। पता नहीं क्या मसला है। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन टू अल्टर इट्स pH, अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अच्छा, आई थिंक मेरा ख्याल है अब ये काफी आसान हो गया, तो अब कुछ नया करते हैं। नया एज इन, जरा ये वाला टॉपिक करता हूँ। ये है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स भी मैंने जिस दिन कराया था उस दिन आधी दुनिया तो नहीं थी। चलो करके देखते हैं ऑक्साइड्स। चलो भाई शुरू हो जाओ। क्या कहते हो ऑक्साइड्स के बारे में? तो 4 टेस्ट ट्यूब्स आर सेट अप एज शोन। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच ऑफ द ट्यूब्स? हम जो है वो क्या कहते हैं, सब में HCl ऐड करेंगे, ठीक है? और HCl ऐड करने से वो कह रहा है क्लियर सोल्यूशन X और प्रेसिपिटेट फॉर्म टिक। ठीक है, तो आपको इसमें जो सॉल्ट का एक चार्ट याद कराते हैं, आप सबको याद है वो माशाल्लाह से, कौन कौन सॉल्यूबल है, कौन कौन इनसॉल्यूबल है।
तो आप सब में HCl डाल दें, ठीक है, लिख लें इस तरह से, और प्रोडक्ट डिजाइन कर लेंगे क्या है। 2 मिनट देता हूँ मैं आपको। तो अगर हम HCl यहाँ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ बनेगा AgCl। क्या ख्याल है आपका, ऐसा ही है ना, यहाँ HCl ऐड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे CuCl2। यहाँ पे करेंगे तो क्या बनेगा PbCl2। यहाँ पे करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NaCl। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा सॉल्यूबल है, तो कॉपर का क्लोराइड और सोडियम का क्लोराइड सॉल्यूबल है। क्या ख्याल है आपका, लेड और सिल्वर जो है वो क्या है, इनसॉल्यूबल है, राइट, ऐसा ही है। तो इनसॉल्यूबल लिख लेते हैं, इनसॉल्यूबल लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं क्या करना चाहिए भाई। तो WX, Y, Z में एक्स और जेड सॉल्यूबल है, तो क्लियर सोल्यूशन कहाँ होना चाहिए भाई जान। तो तो Y Z, नहीं X और Z, हाँ ठीक है, क्लियर सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो बी और डी में से मुझे फाइनलाइज करना है, ए और सी नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब और आगे क्या देखूँ मैं, आगे मैं ये देखूंगा कि भाई क्लियर सोल्यूशन है, तो एक्स और जेड ये क्लियर सोल्यूशन है, क्लियर सोल्यूशन है इसका मतलब है क्या, सॉल्यूबल है, कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं इनसॉल्यूबल। तो इनसॉल्यूबल कहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, इनसॉल्यूबल नजर आ रहा है मुझे डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू भी इंसॉल्यूबल होना चाहिए और वाई भी इंसॉल्यूबल होना चाहिए, यानी कि दोनों में प्रेसिपिटेट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा, तो ये गलत है। तो डी गलत हो गया, बी बचा। ये बताएं, ये बात समझ नहीं, मुझे क्या सवाल। हेलो पीपल, ये बात समझ में आई। गुड, अच्छा ये बताएं कि फायदा हो रहा है इसका या कोई मजा नहीं आ रहा, फजूल जा रहा है, टाइम जाया हो रहा है। ये ऑन कैंपस होना चाहिए सब कुछ। चलो गुड, क्वेश्चन नंबर 2, पहले तुम लोग करो, 2 मिनट देता हूँ मैं। टेबल सेबल निकालो जरा, फिर करते हैं उसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है, टू इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। अगेन ठीक है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दी गई है, इनसॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहा है। डैश कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स सच एज डैश the salt is collected by dash and it is then dash which words correctly complete gaps 1 to 4। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के कौन कौन से तरीके थे, याद आता है कौन कौन से तरीके थे। तो प्रेसिपिटेशन था, अगर आपको फाइनली इनसॉल्युबल सॉल्ट चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल अगर सॉल्युबल होता था तो आपने कहा कि टाइट्रेशन होना चाहिए, स्टार्टिंग मटेरियल अगर इनसॉल्युबल है तो आपने कहा कि एक्सेस मेथड, जिसे आपने डायरेक्ट मिक्सिंग मुझे सिखाया था, वो होना चाहिए। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका या एक ही तरीका है, वो क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो जुमला कंप्लीट करना है, डैश कैन बी यूज टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो सवाल ये है कि प्रेसिपिटेशन होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन कैन बी यूज टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट। सच शायद आपको एक एग्जांपल दे दें, जो चीज इनसॉल्युबल होती है। तो इनसॉल्युबल में लंबी लिस्ट है आपके पास, जहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया वहाँ लेड चलता है। तो लेड सल्फेट कैन बी एन इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो लेड सल्फेट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, दी सॉल्ट इज कलेक्टेड बाय क्या, कैसे कलेक्ट करते हैं, तो इनसॉल्युबल चीज होगी, जाहिर है उसको फिल्ट्रेशन से कलेक्ट करेंगे। एंड इट इज देन व्हाट, क्या करना चाहिए उसके बाद,
तो उसको जो है वॉश्ड आउट एंड ड्राई कर देना चाहिए। तो इसमें अगर फिट इन करें तो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद लेड सल्फेट, प्रेसिपिटेशन तीनों में है, लेड सल्फेट तीनों में नहीं है, लेड सल्फेट दो में है। तो दैट लीड्स अस टू बीएनसी। इवेपोरेशन से कलेक्ट नहीं होगा, फिल्ट्रेशन से होगा। तो ऑप्शन होना चाहिए सी। ये बताएं, ये बात समझ में आई? द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है, ओके। एक ऑक्साइड है एलिमेंट एक्स का जो कि एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट एक्स और इट्स ऑक्साइड इज करेक्ट? एक्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। उसका रीजन ये है कि अगर एक एलिमेंट एक्स है और इसका हमने ऑक्साइड बनाया, फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड होगा एक्स ओ या एक्स टू ओ, ठीक है, जो भी बना रहे हैं, या एक्स ओ टू, कुछ भी हो सकता है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि जब भी ये एसिड से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। इसका मतलब ये कि भाई अगर ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है तो उसको खुद को बेस होना चाहिए। और अगर ये खुद बेस होगा तो ये क्या होना चाहिए, तो ये ऑक्साइड होना चाहिए विद मेटल, राइट? क्योंकि ऐसे ऑक्साइड जो मेटल के साथ होते हैं वही बेसिक होते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो नॉन मेटल के साथ होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और एक दो एग्जांपल्स हैं इसमें, एल्यूमिनियम और जिंक, जिसमें एक्सेप्शन है। तो पहला ही बिल्कुल सही लग रहा है, एक्स नॉन मेटल नहीं हो सकता, ऑक्साइड गैस नहीं हो सकता, ऑक्साइड कोवेलेंट नहीं हो सकता। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? नहीं, मेटल का ऑक्साइड कोवेलेंट गैस हो सकता है, वो सब कैसी बहकी बहकी बात कर रहा हूँ। चलो भाई आगे चलते हैं। इसको सेव कर लिया था मैंने। फ्लेवर चेंज किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ओके, न्यूट्रलाइजिंग द एसिड। ठीक है, ओके। तो लेड ऑक्साइड ने एसिड से रिएक्ट किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। लेड ऑक्साइड आल्सो रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, न्यूट्रलाइजिंग द एल्कली। ठीक है। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब लेड ऑक्साइड? तो सीधी सी बात है, लेड ने एक ऐसा काम किया है कि उसने एक एसिड से रिएक्ट किया और एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर लेड ने एक अदद सोडियम हाइड्रोक्साइड चीज से रिएक्ट किया और उसने उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। बेहतरीन। तो ये चीज होगी एम्फोटेरिक। ये होगा डुअल नेचर का, मुनाफिक टाइप की मखलूक होगी। विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? तो एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, तीन ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये दोनों नजर नहीं आ रहे आपको, तो ये नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। विच टू गैसेज डू नॉट डैमेज लाइमस्टोन बिल्डिंग? क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज विच टू गैसेस डू नॉट डैमेज लाइमस्टोन बिल्डिंग्स? तो कौन कौन सी गैसेस हैं जो लाइमस्टोन बिल्डिंग, लाइमस्टोन का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वाली बिल्डिंग्स को डैमेज नहीं करेंगी? ऐसी कौन सी दो गैसेस होंगी जो इन दोनों को डैमेज नहीं करेंगी? तो ऐसी गैसेस जो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट ना करें, उन गैसेस को होना चाहिए, देखो अगर वो गैसेस एसिडिक हुई तो फिर तो वो जरूर रिएक्ट करेंगी, ठीक है, और वो बना देंगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगी।
ठीक है, तो उनको होना चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, और अगर वो बेसिक होंगी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को तो कुछ नहीं कर सकेंगी, लेकिन ये देखना पड़ेगा हमें कि वो बेसिक है या नहीं है। तो एसिडिक गैस में तो जो आती है, नाइट्रोजन एसिडिक नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो शदीद किस्म की एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी शदीद किस्म की एसिडिक है, तो ये नहीं हो सकती। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी नहीं हो सकती। सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये भी, तो ए हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों की दोनों गैसेस न्यूट्रल गैसेस है। ये दोनों की दोनों जो है वो लाइमस्टोन बिल्डिंग्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये होना चाहिए। बाकी सारी गैसेस एसिडिक गैसेस। ओके, आगे चलते हैं। मुझे इसका सबसे अच्छा जवाब है पांच पेपर की क्लासेस में आता है। विच रोड करेक्टली डिस्क्राइब द ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सो क्या है? तो सबसे अच्छा जवाब इसका, अगर हमें नजर आ रहा है एल्यूमिनियम में एसिडिक बेसिक तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक है, तो सी और डी होने चाहिए। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों बेसिक होने चाहिए, और सल्फर मेटल है तो एसिडिक, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और मजीद फ्लेवर चेंज करते हैं, या आज के लिए इतना काफी है। मेरे पास ये भी है सवाल, अच्छे सवाल है, जल्दी जल्दी बताएं, करने हैं और या नहीं करना है? तो क्या मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा, थक गया हूँ। चलिए लेट्स मीट समटाइम, ओके, बाद में बात करेंगे आपसे। डन, अल्लाह हाफ़िज़। और कर लें, पक्की बात है। दो लोग कहते हैं और कर लें, आउट ऑफ 15, आउट ऑफ 14। जाने गुड हो गया, सीन ऑन हो गया, फिर ये करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, और तो देखते हैं, इसमें कहता है इन टाइट्रेशन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड is transferred, a few drops of indicator are added, dilute HCl is then added to the flask until end point, which the vibrators are used to measure the volume in the system। तो हमें क्या चाहिए भाई, डाइल्यूट एसिड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्यूरेट चाहिए या पिपेट चाहिए। और हमें एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड को उन्होंने किस में ऐड किया है, टाइट्रेशन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर को कॉनिकल फ्लास्क में ऐड किया। तो जो भी चीज़ कॉनिकल फ्लास्क में ऐड की जाती है उसको हम पिपेट से मेजर करते हैं, और जो भी चीज़ जो है वो ब्यूरेट में ऐड की जाएगी, ज़ाहिर है उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, तो वो हम ब्यूरेट में ऐड करेंगे, तो बी होना चाहिए। ये सिर्फ याद रखने वाली बात है। देन कहते हैं विच कंपाउंड कैन बी फॉर्म बाय प्रेसिपिटेशन। तो सॉल्यूबल, soluble, soluble, insoluble. So this can be formed by pressure. Which methods can be used to make a pure sample of copper 2 sulfate? कॉपर टू सल्फेट का प्योर सैंपल बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, तो कॉपर टू सल्फेट का प्योर सैंपल बनेगा अगर हम उठाते हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, बिल्कुल बन सकता है इससे। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड इससे भी बन सकता है, एसिड प्लस मेटल से नहीं बन सकता, प्रेसिपिटेशन से भी नहीं बन सकता, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्युबल होगा, तो ए होना चाहिए थ्री का आंसर। ओके, देन कहते हैं नंबर 4 में विच सॉल्ट्स कुड बी प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन। तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन से बन सकता है क्योंकि इनसॉल्युबल है। लेड क्लोराइड भी प्रेसिपिटेशन से बन सकता है क्योंकि इनसॉल्युबल है। कॉपर क्लोराइड तो सॉल्युबल है, जिंक सल्फेट सॉल्युबल है, तो ए होना चाहिए। राइट, इज इट डन, इज इट गुड, समझ में आ रहा है?
फिर चलते हैं आगे। नंबर 5 में वो कहता है कि सिल्वर इज बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज which row describes the chemicals used and method of separation used to prepare a pure sample of silver chloride। सिल्वर क्लोराइड बनाना चाह रहा है वो। तो सिल्वर क्लोराइड वो कैसे बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड बनाने के लिए वो सिल्वर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सिल्वर रिएक्टिविटी लिस्ट में नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है। तो सिल्वर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो ए और बी तो नहीं हो सकता। सी और डी में से क्या हो सकता है? सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिल्वर हाँ बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। और सेपरेशन कैसे हम करेंगे? सेपरेशन हमें करने चाहिए फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो फिल्ट्रेशन के थ्रू अगर हम सेपरेशन करेंगे तो डी होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन पे तो हम जाएंगे जब सॉल्यूबल होगा, तो इनसॉल्युबल। डन। लेड क्लोराइड इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, ओके। क्या करें? विच टू रिएजेंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ प्योर सैंपल ऑफ लेड क्लोराइड। तो हमें क्या यूज करना चाहिए? लेड कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl यूज करना चाहिए। उससे हमें लेड क्लोराइड मिल जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि लेड कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन जब होगा तो हमें हाइड्रोजन और लेड तो डिस्प्लेस हो जाएंगे, नहीं होंगे? क्यों होंगे? तो ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेड रिएक्टिविटी लिस्ट में बहुत ही नीचे है, बहुत ही सिंपल पड़ा हुआ है नीचे, तो कुछ हो नहीं सकता उसके साथ। दूसरा ये कि अगर हम बात करते हैं लेड क्लोराइड बनाने की, तो कार्बोनेट नहीं होना चाहिए हमारे पास, थोड़ी सी ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए लेड का, जिसमें नाइट्रेट या सल्फेट होना चाहिए। तो लेड मेटल एंड हाइड्रो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कुछ भी नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट। एक्वस लेड नाइट्रेट मिल गया। लेड नाइट्रेट ज्यादा रिएक्टिव है और डाइल्यूट HCl, हाँ यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, नाइट्रेट रेडिली रिलीज कर देगा उसे। और लेड ऑक्साइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो सी के लिए जाना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। दिस टेस्ट के आपको ये भी पता चले लेड कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड में जो हाईली रिएक्टिव है वो नाइट्रेट है। डन। एनी क्वेश्चंस? अरे हमारे पास बायो वाला आ गया है। Good. कैसे मिस्टर बायो? So which row correctly describes the solubilities of both ammonium sulfate and sodium carbonate in water? अमोनियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, तो ये सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो अमोनियम सल्फेट भी सॉल्युबल होगा और सोडियम भी सॉल्युबल होता है, ये तो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, तो आंखें बंद करके दोनों सॉल्युबल ढूंढने का है, तो आंखें बंद करके ढूंढें तो ये मिल जाएगा सॉल्युबल सॉल्युबल, तो डी होना चाहिए। विच सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर? 8 में वो कहता है कि कौन सा सॉल्युबल इन वाटर है, तो कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल, कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर नाइट्रेट, सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, तो नाइट्रेट को सॉल्युबल होना चाहिए, तो बी। इन विच रिएक्शन वाइट प्रेसिपिटेट प्रेजेंट व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट? वाइट प्रेसिपिटेट बनाना, तो ये अब एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है, जिसमें आपको ये भी याद होना चाहिए कि कलर ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स देता है। अब देखते हैं कि आपको कहाँ नजर आता है सिल्वर क्लोराइड। तो बेरियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ऐड कर दें तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, विच इज विच इज बेसिकली नॉट वाइट, तो आंसर ए नहीं हो सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड NaCl है, कोई कलरलेस प्रेसिपिटेट्स में सॉल्युबल होगा। Na सल OH और एक्वस आयरन सल्फेट, तो Na2SO4 बनेगा, विच इज सॉल्युबल, वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, हाँ AgCl बनेगा। AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं और वो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे क्योंकि वो इनसॉल्युबल होगा, तो डी होना चाहिए। गुड जॉब। डन। ये बताएं, बात समझ में आती है सबको? की बात है। तो अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला फिर हम करेंगे कोशिश करके ऑर्गेनिक। मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत सारे बच्चे आ गए। गुड नाइट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।